Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। आज इस वीडियो में बेटा हम अपने सॉल्ट सैम्पल पेपर डिस्कशन कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्ट नंबर 6। We have been discussing this sample paper over the past 5 parts and I am very confident कि आपने वो 5 parts देख लिए होंगे अब तक। Just in case you have not, please watch them because today it's going to be the last part for this sample paper and but obvious अब हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस। वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, द 3 questions that come for 15 marks, that is 5 marks each, 3 questions that form the part of section 3 of part B of your paper. The question numbers are 38, 39, 40 and there are 3 questions in all, as I told. Each question carries 5 marks and there's just all 3 questions are compulsory but 1 question has an internal option. So unit wise distribution is that we are going to take 2 questions from the Python portion, computational thinking and programming, and 1 question from society law and ethics. So let us proceed with the discussion of this portion of your question paper, the last portion, which is very satisfying क्योंकि अब हम सीखते सीखते बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये भी आप enjoy करोगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और इससे में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So let us proceed, children, and I will take up the first question for this section, that is question number 38, which says write Python script to perform the following operations. Accept a list L of n integers at runtime. Value of n is entered by the user at runtime. कितने elements list में होने चाहिए वो आप यूजर से रन टाइम पर लेकर उस लिस्ट को n इंटेजर्स से पॉपुलेट करोगे। देन यू हैव टू डिस्प्ले द सम ऑफ इवन वैल्यूज एंड सम ऑफ ऑड वैल्यूज ऑफ दिस लिस्ट सेपरेटली। सेपरेट सम, इवन का अलग, ऑड का अलग। सो सपोज इफ योर लिस्ट कंटेन्स 25, 20, 22, 21, 53, देन सम ऑफ इवन नंबर्स जो होगा वो होगा आपका 20 plus 22, that is 42, and sum of odd values would be 99, that is 25 plus 21 प्लस 53। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक लिस्ट को पहले n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्रिएट करना है। सो n की वैल्यू आपने यूजर से ली, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर आपने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी l, और लूप n टाइम्स लूप चला के बेटा आप वैल्यू यूजर से लेते चले गए और l में अपेंड करते चले गए। तो सबसे पहला काम क्या था, दैट हमने यूजर से इनपुट लिया कितने साइज की लिस्ट बनानी है, फिर लिस्ट क्रिएट करके उतने साइज टाइम्स लूप चलाया, 0, n होगा, ये n टाइम्स लूप चलेगा, वैल्यू यूजर से ली, इंटीजर वैल्यू वैल वेरिएबल में, और उस वैल वेरिएबल को लिस्ट में अपेंड कर दिया। सो n टाइम्स लिस्ट में n वैल्यूज अपेंड हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इन्होंने बोला हमें कि आपको सेपरेटली बताना है सम ऑफ इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो हमने 2 काउंटर्स डिक्लेयर करे, समी समो दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने लूप लगाया लिस्ट पर, फॉर आई एन एल वैल्यू बेस्ड लूप है। वैल्यू बेस्ड लूप के लिए आपने चेक किया कि जो एलिमेंट लिस्ट से फेच हुआ है आई में, क्या वो इवन है, दैट मीन्स इज इट डिविजिबल बाय 2। सो आई मॉड 2 इक्वल टू 0 अगर ट्रू है तो आई यानी उस वैल्यू को हम सम ई वेरिएबल में ऐड कर देंगे, और अगर वो ऑड है तो हम उस ith वैल्यू को, मतलब आई वैल्यू, आई में तो वैल्यू आई है ना, सो आई को आप सम ओ में ऐड कर दोगे। सो एक एक वैल्यू आप लिस्ट से लोगे और उसको चेक करके अगर वो इवन है तो सम ऑफ इवन एलिमेंट्स वाले वेरिएबल में वो ऐड होती चली जाएगी, नहीं तो वो ऑड वाले एलिमेंट्स वाले वेरिएबल में ऐड होती चली जाएगी। सो बाय द टाइम दिस लूप इज गोइंग टू गेट ओवर, सम ई विल हैव द सम ऑफ ऑल इवन एलिमेंट्स एंड सम ओ विल हैव द सम ऑफ ऑल ऑड एलिमेंट्स। फाइन। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सम ऑफ इवन एलिमेंट्स प्रिंट कराना है आउटपुट में। ठीक है, जैसे आपको आउटपुट में सम ऑफ इवन एलिमेंट्स 42, ये ब्रैकेट में मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया है बेटा। ठीक है, ये नहीं आउटपुट में मुझे इतना तक चाहिए दैट सम ऑफ इवन एलिमेंट्स क्या है, इवन वैल्यूज। सो मैंने यहाँ लिखा सम ऑफ इवन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ई वेरिएबल की वैल्यू एंड सम ऑफ ऑड वैल्यूज इज इक्वल टू सम ओ वेरिएबल्स की वैल्यू। ठीक है, सो अब इसको हम चला के देखते हैं। अब वैल्यूज एक साथ देखो जरा, 25, 20, 22, 21, 53। फाइन। सो इसको हम अपने पाइथन प्रॉम्प्ट पर चलते हैं और इसको चला के देखते हैं। मैं आपको जस्ट अ मोमेंट
It is like sample. Wait, children. This is sample question number 38. ठीक है, सेम कोड है. लेट मी जस्ट रन इट. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहीं से लेते हैं हम, कितने थे अपने उसी आउटपुट के अकॉर्डिंग चलते हैं. सो इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5 and 25. Number of elements are 5. So 25, 20, 22, 20, 22, 21, 53. 21, 53. सो देख लो आपका सेम आउटपुट आ गया. 42 है इवन वैल्यूज का सम और 99 है ऑड वैल्यूज का सम. ठीक है बेटा. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 फॉर 5 मार्क्स. अब क्वेश्चन नंबर 39 जो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स से है, उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं. एनी 3 इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज ऑन सोसाइटी, आपको ये समझाने हैं. एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर. सो 3 मार्क्स का पहला पार्ट है क्योंकि 3 इम्पैक्ट्स पूछे हैं और 2 मार्क्स का सेकंड पार्ट है. सो मैंने यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट्स आपको दिए हैं, आप इनमें से कोई 3 भी यूज़ कर सकते हो. टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हुआ है? टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है. इसमें इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है it has contributed to the growth of industries. Technology has contributed to the growth of industries or to the process of industrialization, which is, which generally means the growth of a society in which a major role is played by the manufacturing industry. So industrial revolution जो 18th century में हुआ था, उससे industries की बहुत ज़्यादा growth हुई. ठीक. So industries में जैसे हमने बोला manufacturing industry, it is associated with factory system of production. फाइन. सो फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कैसे खोई इसके थ्रू? फैक्ट्रीज ने क्या किया? फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स डेवलप मैन्युफैक्चर होने की वजह से कमोडिटीज़ के प्राइस लोअर हुए, क्वालिटी इंप्रूव हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से क्वालिटी इंप्रूव हुई, आउटपुट्स प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हुए. सो पूरा प्रोसेस जो है, होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज मैकेनाइज्ड. कॉन्सिक्वेंटली अब क्या हुआ है, जब आपका ऑटोमेटेड है, आपका जो प्रोसेस है ऑटोमेटेड है, उसकी वजह से फैक्ट्रीज में जब प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी मशीन्स के थ्रू बनेंगे, तो क्या हुआ उसका रिजल्ट कि ट्रेडिशनल स्किल्स जो थे, जो ट्रेडिशनल है, आप एक एम्ब्रॉयडरी हाथ से भी कर सकते हो, एक आपकी वही एम्ब्रॉयडरी मशीन से भी हो सकती है. हाथ से करने में उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगी. ठीक है. लेकिन मशीन से करने में वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा. सो इस वजह से क्या हुआ, आर्टिजन्स की, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले लोग थे, उनकी वर्क जो है कम होना शुरू हो गया, उनकी रिक्वायरमेंट कम होनी शुरू होगी क्योंकि ट्रेडिशनल स्किल्स को लोगों ने मशीन स्किल्स की वजह से डिक्लाइन करना शुरू किया. सो ऑन दी अदर हैंड, जब बहुत बड़ी फैक्ट्रीज बनी तो उसमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए था, उससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिली. सो मेन जो थे वो वेरी लार्ज नंबर में वर्कर्स बने और उसकी वजह से वो सिटीज की तरफ मूव हुए. इंडिया बेसिकली एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, बट अब एग्रो इंडस्ट्रियल, दोनों ही, एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है. सो लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से गांव से लोग निकले और शहरों की तरफ बढ़े, और इसकी वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, अर्बनाइजेशन, जिसमें इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से सिटीज की ग्रोथ हुई. ठीक है. अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन, दैट इज मूविंग टू सिटीज, चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर परस्यूट्स विच आर फाउंड इन सिटीज. ठीक है. जो आपका जॉब था एग्रीकल्चर से चेंज होकर किस तरफ बढ़े आप, सिटीज की तरफ बढ़े. जो सिटीज में आपका जिस तरीके की लाइफस्टाइल है, आप अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को छोड़कर उस तरफ बढ़े. सो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इनहैबिटेंट्स, जब हम कहते हैं कि एक जगह से लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इनहैबिटेंट्स एक एरिया से अगर गांव से सिटीज की तरफ बढ़ते हैं तो हमने बोला इसको अर्बनाइजेशन हुआ. ठीक है. और ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये. इससे सिटीज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है. लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ा है. ठीक है. और people have started moving towards industrial areas in search of employment. Due to the industrial areas has developed into towns and cities. वो ना सिर्फ वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ रह भी रहे हैं और उस सिटी की ग्रोथ में
अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें उन्होंने बोला नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड है, किस वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि कनेक्टिविटी आई, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इस वजह से आप नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड को नए लेवल तक लेके जा पाए। कनेक्टिविटी से, रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, ट्रेन सर्विसेज की वजह से, शिप्स, एयरप्लेन्स, इन सब की वजह से इवन मैन टू मैन मूवमेंट बिकेम पॉसिबल, गुड्स का मूवमेंट आपका पॉसिबल हो पाया। पोस्ट्स, टेलीग्राफ्स, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीफोन्स, wireless communication from this thing, they have developed over these years a great deal. और स्पेस रिसर्च की फील्ड में सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग की वजह से अब इंटरकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन कभी भी 24/7 हमारे लिए पॉसिबल है। We are no more bound by time, by our location to communicate. We can communicate anytime, anywhere, within a fraction of seconds, all because of the growth of communication techniques and even movement from one place to another is no more a difficult task because of the various modes of transport that are available, all due to the growth in the field of technology and its impact on development of means of transport and communication. Now technology का एक adverse effect या एक associated feature है, वो है unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कि जब मशीन्स जो हैं, एक मशीन कई लोगों का काम कर पा रही है, तो जैसे आपने जो डेवलप कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर्स को, या जो मशीन्स को डेवलप कर रहे हैं, या आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, या टेक्नोलॉजी सेक्टर में सॉफ्टवेयर्स को बना रहे हैं, उनके लिए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई। लेकिन अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए जो 10 लोगों का काम एक साथ एक पर्सन बैठ के, ट्रेन्ड पर्सन कर सकता है, तो बाकी के वो जो 10 people who were doing that work manually earlier, they will not be required. So it is like an associated feature of technology is unemployment. Machines not only provide opportunities for men, but they also take away the jobs of men through labor saving devices. Computer आपकी labor saving device है, आप एक पर्सन कई लोगों का काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग पॉसिबल है कंप्यूटर के थ्रू, तो एक ट्रेन पर्सन कैन रिप्लेस नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन वर्किंग टू सेपरेटली फॉर दोज टास्क्स। सो इसलिए टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है। टेक्नोलॉजी एंड वॉर, अब आप देख रहे हो कंस्ट्रक्टिव साइड है तो डिस्ट्रक्टिव साइड भी है। द डेंजरस इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एविडेंट थ्रू द मॉडर्न मोड ऑफ वॉरफेयर। कितने मॉडर्न वॉरफेयर्स आपके बन रहे हैं, हर कंट्री इस उसमें है कि भाई मैं सुपर पावर बनूं, या मैं दूसरे कंट्री से बेटर इक्विप्ड हूँ अपने वेपनरी में, अपने मिसाइल्स में, अपने टैंक्स में, तो बहुत अपने आर्म्स एंड एमिनिशंस में। सो न्यूक्लियर रेस है, इतना ज़्यादा इन सब एडवांसमेंट्स की वजह से डिस्ट्रक्टिव साइड पर भी बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। और एक सेकंड के अंदर, फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में पूरी ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय हो सकती है एक गलत स्टेप से। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो इस तरह से रिस्क भी लेकर आया है, क्योंकि मॉडर्न मोड ऑफ वॉरफेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं मैनकाइंड के लिए, मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सो ये थे हमारे टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। आप कोई भी 3 यूज़ कर सकते हो। और बी पार्ट में हमने पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। उसका बेसिक एडवांटेज है बेटा, लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपके जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, दे आर पेड सॉफ्टवेयर, दे कम विद देयर ओन सपोर्ट, दे आर लाइक फुल ऑफ गुड फीचर्स, एंड हम उन्हें बनाने के लिए बहुत लोग लगते हैं। उनसे रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत लोग लगते हैं। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर से आप अपने प्रोग्राम की डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि वर्जनिंग्स आती हैं, है ना। और दूसरा, टाइम टू टाइम बेटर फीचर्स के साथ वर्जन्स आते हैं। प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो रिटन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कोड लिखते हैं या जो आपके कोड को के ग्राउंड वर्क करते हैं आपके कोड के लिए, उन सब के लिए, या आपके कोड को बनने के बाद टेस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं,
उन सब के लिए ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर, एक पेड सॉफ्टवेयर जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये सारा सपोर्ट जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के केस में नहीं होता। ठीक है, सो आप लीगली ऑब्लाइज्ड हो कि भाई आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पे करके उसको यूज करना पड़ेगा, और आपको उसके बदले में पूरा सपोर्ट मिलेगा सपोर्ट टीम के थ्रू। ये सारी जो चीजें हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर में नहीं होती। ठीक है ना? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। एंड यस चिल्ड्रन, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 40, which is the last question of this sample paper. सो इसमें मैंने इंटरनल चॉइस लिया है, आंसर दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू पाइथन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। और ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो टू वेज ऑफ क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी, one is by giving the curly brackets, and another is by using, suppose I want to make a dictionary, empty dictionary, I can make it in this manner. फाइन, मैं इसकी लेंथ चेक कर लेती हूँ, दिस इज 0. आई कैन इवन यूज द dict फंक्शन to create an empty dictionary, and when I use the length function to check it, its length is 0. So empty dictionary आप कैसे बनाते हो? दो कर्ली ब्रैकेट साथ साथ देकर या dict फंक्शन को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के देकर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इंडेक्सिंग डन इन अ डिक्शनरी। सी देखो बेटा, लिस्ट होती है, लिस्ट में आपको पता है कि आपकी इंडेक्सिंग जो है वो पाइथन करके आपको देता है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड -1 नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो हर वैल्यू का एक इंडेक्स वैल्यू होती है, एक यूनिक इंडेक्स पोजिशन, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन या सीक्वेंसेस। ठीक है, पाइथन के ऑर्डर्ड कलेक्शंस। लेकिन डिक्शनरी के केस में ऐसा नहीं होता। सपोज आपने एक डिक्शनरी बनाई है यहाँ पर, और आपने इसमें लिखा है 1 एंड सॉरी, की वैल्यू पेयर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। कीज हैव टू बी इम्यूटेबल, whereas values can be mutable as well as immutable. So I have taken this dictionary, I'll be using it throughout this in explanation, because ये common example लेके मैं चल रही हूँ। So यहाँ पर हमने लिया 3। अब मेरा जो इंडेक्सिंग होगा, सपोज आई राइट D0, आई गेट की एरर। वाई? बिकॉज इंडेक्सिंग जो है डिक्शनरी में वो कीज पर होती है, उसमें कहीं पर भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग या पाइथन की बिल्ट इन इंडेक्सिंग का कोई रोल नहीं है। आपको वैल्यू देखनी है तो आप उस वैल्यू की को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे। सो अगर अब आप लिखोगे D1, सो दिस इज अ वैलिड इंडेक्स फॉर, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट, बिकॉज डिक्शनरी में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप वैल्यू दोगे इसको वो कीज में मैच करेगा। ठीक है, सो की इज 1, इट इज मैचिंग, एंड देन इट इज गोइंग टू रिटर्न यू द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस की, दैट इज ONE1. Any attempt to enter any value which does not exist as a key in the dictionary, it is going to give you key error. So dictionaries में जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नहीं लिखते, हम स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखते हैं। वो की अगर मिल जाती है डिक्शनरी में तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, अदरवाइज की एरर थ्रो कर देता है। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट। नेक्स्ट इज राइट स्टेटमेंट टू प्रिंट द नंबर ऑफ key value pairs stored in the dictionary named D1. Sorry, this has to be len of D1. We have to display the number of key value pairs. Fine. So I'll write len number of key value pairs. len function अगर आप डिक्शनरी में देते हो, ठीक है, सो आप यहाँ दो len of D and it is going to give you 3 because हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। सो नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स के लिए आप क्या दोगे, 3, सॉरी लेन फंक्शन यूज करोगे, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन अ डिक्शनरी। हाँ, अगर आपको डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स को एक साथ देखना है तो आप डिक्शनरी डॉट आइटम्स, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का आइटम्स मेथड कॉल कर सकते हो, जो एक डिक्ट ऑब्जेक्ट देता है, और ये आपको की वैल्यू पेयर्स को लिस्ट के अंदर एक टपल के फॉर्म में डाल के देता है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स पूछे या की वैल्यू पेयर्स को एक साथ देखना पूछे, नंबर के लिए लेन और एक साथ देखने के लिए आइटम्स। ठीक, लेट्स प्रोसीड टू D part now. Difference between pop and pop item methods of the dictionary object. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पॉप एंड पॉप आइटम, मैंने इसको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में आपको यहाँ लिखा है। ठीक है, सो जस्ट देखो आप इसमें पॉप क्या करता है,
pop is the dictionary method which removes and returns a value from the dictionary having the given key. मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया, आप इसे छोटा कर सकते हो. ये पॉप क्या करेगा, आपका दो पैरामीटर्स लेता है. आपने लिखा d डॉट पॉप और एक की प्रोवाइड करी यहाँ पर, ठीक है, 1. सो ये आपको क्या देगा, अब आप d को प्रिंट करो, 1 वाली की इज गॉन, ठीक है. सो ये ब्रैकेट में की लेता है और अगर वो की डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है तो वो उसको डिलीट करके उसकी वैल्यू को आपको रिटर्न कर देता है. नाउ सपोज आई एंटर d डॉट पॉप 10, आई गेट अ की एरर, ठीक है, क्योंकि 10 की एग्जिस्ट नहीं करती. अब देखो मैं क्या करती हूँ, d डॉट पॉप 10 कॉमा, मैंने यहाँ लिखा कॉमा लगाकर एक और वैल्यू, एक स्ट्रिंग मैसेज दिया यहाँ पर कि नॉट फाउंड, ठीक, की नॉट फाउंड. एंड नाउ आई प्रेस एंटर, मेरे पास मैसेज आ गया, एरर नहीं आया, की नॉट फाउंड. सो अब बहुत ध्यान से समझो, पॉप मेथड ब्रैकेट में मैक्सिमम 2 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, ठीक है. पहली आर्ग्यूमेंट होगी वो की जिसे आप डिलीट करने के लिए पॉप को यूज कर रहे हो. सेकेंड आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग वैल्यू होगा, मतलब कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है. और वो कब यूज होगा, देखो एक चीज यहाँ पर, हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो मेरा आंसर 1 आ गया. मतलब जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है हम कोशिश करेंगे वो एक मीनिंगफुल मैसेज हो, नहीं तो जो भी सेकंड आर्ग्यूमेंट, अगर की नहीं मिलती तो सेकंड आर्ग्यूमेंट रिटर्न होगा. अगर आपने सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया और की नहीं मिलती तो की एरर आएगा. और अगर की मिल जाती है, देखो अब मैं इस केस में इसे कॉल करती हूँ इस मेथड को कि की मिल गई मुझे, मान लीजिए की नॉट फाउंड भी लिखा मैंने और 2 भी लिख देती हूँ यहाँ पर. सो क्या होगा, मेरी 2 एग्जिस्ट करती है, ठीक. सो मेरे को आउटपुट मिल गया 2 और अब मेरा डी में रह गया सिर्फ एक की वैल्यू पेयर, दैट इज 3, ठीक है. सो अब समझो, ब्रैकेट में अगर आप केवल एक वैल्यू देते हो वो उसे की मानेगा, उसे डिक्शनरी में ढूंढेगा, मिल गया तो उसकी डिलीट करके वैल्यू रिटर्न कर देगा, नहीं मिला तो की एरर थ्रो कर देगा. 2 वैल्यूज अगर आप देते हो तो उससे आप सेफ रहते हो, अगर की नहीं मिलती तो सेकंड वाली आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले हो जाती है. कोशिश करो उस सेकंड आर्ग्यूमेंट को एक मीनिंगफुल एरर मैसेज दो. अगर आप 2 वैल्यूज देते हो और की मिल जाती है तो सेकंड वाली आर्ग्यूमेंट इग्नोर कर दी जाती है. तो दिस वाज अबाउट पॉप मेथड. और अब एक और डिक्शनरी, दोबारा से डिक्शनरी बनाते हैं हम ये वाली, एंड अब हम बच्चों पॉप आइटम करके देखते हैं, ठीक है. सो पॉप आइटम क्या करेगा, अगर मैंने लिखा d डॉट पॉप आइटम, so it is going to give the, delete the and return the last key value pair from the dictionary. So ये मेरा d डॉट पॉप आइटम आ गया, लास्ट की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी. और इसको फिर से मैं डिलीट करती हूँ, अब मेरे पास d में सिर्फ एक की वैल्यू पेयर बचा है. फिर मैं d डॉट पॉप आइटम कॉल करती हूँ, अब d मेरी खाली हो गई, ठीक है. सो d डॉट पॉप आइटम, अब मेरी d खाली है. अब देखो अगर मैं खाली डिक्शनरी पे d डॉट पॉप आइटम को कॉल करूंगी तो मेरे पास की एरर आ जाएगा. सो पॉप आइटम के ब्रैकेट्स में भी डू नॉट गिव एनीथिंग. पॉप आइटम विल रिमूव द लास्ट की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न इट टू यू. If you are using pop item over an empty dictionary, you will get key error. Fine. So I hope this is clear to you. ये मैंने यहाँ explain कर दिया है, आप इसको देख लो, ठीक है. I'll have to just reduce the size, ठीक है बच्चों. So मैंने आपको explain भी कर दिया, आप इसको अब अपने तरीके से समझा सकते हो, ठीक. So अब बात करते हैं कीज और वैल्यूज की. ये फिर हम उसी डिक्शनरी पर चलते हैं. इस डिक्शनरी को वापस से क्रिएट करते हैं. देखो बेटा, d डॉट कीज, ठीक, और d डॉट वैल्यूज, ठीक, और d डॉट कीज और वैल्यूज का डिफरेंस पूछा है. सो d डॉट कीज क्या करता है, इट रिटर्न्स अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इन डिक्शनरी. एंड वैल्यूज वो कैसे व्यू ऑब्जेक्ट होता है, हमारा डॉट अंडरस्कोर कीज, डिक्शनरी का एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है जो एक लिस्ट के अंदर सारी कीज डाल के हमें मिली है. और जब आप d डॉट वैल्यूज करोगे तब भी डिक्शनरी का व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और उसमें लिस्ट में हमें सारी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है. और अगर अब हम d डॉट आइटम्स लिखते हैं, जो उसमें नहीं पूछा बट d डॉट आइटम्स लिखेंगे तो हमें पूरा पेयर मिलेगा एक टपल के अंदर, और सारे पेयर्स जो टपल में होंगे वो डल के आएंगे एक लिस्ट के अंदर.
तो अगर आपको डिक्शनरी में सिर्फ कीज पे वर्क करना है, डी डॉट कीज यूज कर सकते हो। सिर्फ वैल्यूज पे वर्क करना है, डी डॉट वैल्यूज यूज कर सकते हो। सिर्फ आइटम्स सब कंबाइंड पे वर्क करना है तो आप आइटम्स को यूज कर सकते हो। फाइन, सो दिस इज द explanation of these difference between। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के और पार्ट पर, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंसिडर अ डिक्शनरी कंट्री कैपिटल underscore capital whose keys are country names and whose values are their corresponding capital names. Write Python script that performs the following operations. Create this dictionary at runtime for n number of key value pairs where n is entered by the user at runtime, and display the details of all countries whose names begin with I। ठीक, ये रहा आपके सामने कोड को मैं फिर से समझा देती हूँ। कंट्री कैपिटल नाम से एक डिक्शनरी बनानी है। यूजर से पूछना है कि आपको कितने कंट्री कैपिटल पेयर्स को ऐड करना है। उतने टाइम्स लूप चलाकर कंट्री नेम और कैपिटल नेम यूजर से लेना है, और डिक्शनरी में की बनाना है कंट्री नेम को, और उस की पर असाइन करनी है उसकी कैपिटल। ठीक है, सो सी नेम, आपने पहले एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाई, एम्प्टी डिक्शनरी, फिर यूजर से कंट्री कैपिटल पेयर्स को पूछा एन में, लूप ओवर किया एन टाइम्स, सी नेम ऑब्जेक्ट में कंट्री नेम रन टाइम पर लिया, सीपी नेम में कैपिटल नेम रन टाइम पर लिया, और ये डिक्शनरी नेम कंट्री कैपिटल के कंट्री नेम को की बनाते हुए उस पर असाइन करी वैल्यू उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल नेम, और फिर ये मैसेज दे दिया। अब बी पार्ट में बोला कि आपको सिर्फ वो कंट्रीज डिस्प्ले करनी है, उनकी डिटेल्स जो कि कैपिटल आई से जिनके नेम्स शुरू होते हैं। सो ऑब्वियसली आपने डिक्शनरी पर लूप लगाया फॉर सी एन इन कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल। आपको मैंने बताया हुआ है अपने पहले फॉर लूप के वीडियो में भी, जब आप डिक्शनरी पर लूप करते हो तो लूप वेरिएबल में कीज आती हैं बेटा। ठीक है, सो कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल डिक्शनरी पर आपने लूप किया। सो फॉर सी एन इन कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल, पहली कंट्री आएगी सी एन वेरिएबल में, उसका 0th कैरेक्टर यानी स्टार्टिंग कैरेक्टर आप चेक कर लो अगर वो कैपिटल आई है। कंपेयर करो, अगर 0th character of the country name that you have fetched from the country capital dictionary is equivalent to capital I, you have to display the details of that country। CN में तो country name आया है, और country capital in dictionary के CN की पर, ठीक है ना, उसका capital name डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस CN is going to give you the country name, and country capital जब आपने इंडेक्सिंग करी उस की पर, तो मैंने अभी आपको बताया था जब की पे इंडेक्सिंग करते हो तो की वैल्यू आती है। सो लेट्स रन दिस कोड बेटा। ठीक, एंटर हाउ मेनी कंट्री कैपिटल पे, सपोज आई राइट 3, हम अपने देश को ही पहले डालेंगे, न्यू दिल्ली कैपिटल। सेकंड सपोज आई राइट इटली, and then I write Rome, and then I write France, and I write Paris। ठीक, सो अब आपके पास आउटपुट क्या आ गया, ये तीनों कंट्री के वैल्यू पेयर्स कंट्री कैपिटल पेयर्स डिक्शनरी में ऐड हुए, और आपके स्क्रीन पर वो कंट्री डिटेल्स आ गई जो जिनके नेम्स आई से शुरू होते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब आप इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड कम अप विद दिस सैम्पल पेपर फॉर ऑल ऑफ यू। I know that you will, if you'll watch these videos, you will find them very very useful, because एक subjective paper को कैसे approach करना है in 6 videos के through I have tried children to convey it to all of you। I must admit कि ये मैंने आप लोगों के लिए ही किया है, और आप लोग ही मेरा ड्राइविंग फोर्स हो। सो keep motivating me by giving your valuable feedback। I I can't tell you how much your feedback means to me, and till we meet again with more such videos, God bless you children, happy learning, take care।